जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पैथवेज टू अ मोर रिसाइलेंट इकोनॉमी, द हिंदू का आर्टिकल है, आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी मानव जीवन के लिए और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक तबाही है। अर्थशास्त्री यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थव्यवस्था इससे किस रूप में उभरेगी। मशीनों में उभरने की क्षमता नहीं है। एक बार निर्मित होने के बाद उनकी क्षमताएं अनिवार्य रूप से बढ़ती हुई एंट्रोपी के साथ कम हो जाती हैं। दूसरी ओर जीवित प्रणालियां समय के साथ नई क्षमताओं का विकास और अधिग्रहण करती हैं। मानव समाजों में विचारों और संस्थानों के बुनियादी सुधार हमेशा संकट के समय तक कठिन होते हैं। कोविड-19 तबाही ने पिछले 50 वर्षों से सार्वजनिक नीति पर हावी रहने वाले अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को चुनौती दी है। अधिक लचीली अर्थव्यवस्था और अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए यहाँ 7 कट्टरपंथी विचार उभर रहे हैं। तो आइए उन 7 विचारों को देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, एस्टेर डुफ्लो और अन्य अपने पेशे से अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से जीडीपी के उद्देश्य पर पुनर्विचार करने पर आह्वान कर रहे हैं। 170 डच शिक्षाविदों द्वारा एक 5 बिंदु डी ग्रोथ घोषणा पत्र लॉकडाउन के दौरान बढ़ते हुए इंटरनेट चर्चा के बीच वायरल हो गया है। अगला है व्यापार, वित्त और लोगों के प्रवाह को बाधित करते हैं, इसलिए सीमाओं को हटाना वैश्विक विकास के लिए अच्छा है। हालांकि चूंकि देश आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है, इसलिए उन्हें प्रगति के लिए अलग अलग रास्तों का पालन करना चाहिए। सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार जटिल प्रणालियों के भीतर उप प्रणालियों के चारों ओर सीमाएं होनी चाहिए, भले ही वे पारगम्य हों, ताकि उप प्रणालियां अपनी अखंडता बनाए रख सकें और विकसित हो सकें। रोनाल्ड रीगन का का कहना है, सरकार समाधान नहीं है, सरकार समस्या है। ये पहले कहा जाता था, कोविड-19 द्वारा समाप्त कर दिया गया यह वाक्य। यहाँ तक कि पूंजीवादी निगम जो सरकारों को व्यापार करना आसान बनाना चाहते थे, वे सरकारी खैरात के लिए लाइन लगा रहे हैं। समय के साथ सब चीज चेंज होती है। बाजार सबसे अच्छा समाधान नहीं है। मुद्रा बाजारों के प्रबंधन और लेन देन के संचालन के लिए एक सुविधाजनक मुद्रा है। जब भी वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में छोड़ दिया जाता है तो पैसा उन लोगों के खिलाफ लोड किया जाता है जिनके पास पैसा नहीं है। यानी कि बाजार पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था धनी लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाती है निर्धनों की अपेक्षा। नागरिक कल्याण उपभोक्ता कल्याण नहीं, प्रगति का उद्देश्य होना चाहिए। अर्थव्यवस्थाओं में कहना क्या चाह रहा है कि नागरिक कल्याण जो है वो उपभोक्ताओं के कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रगति का एक उद्देश्य होना चाहिए जिससे नागरिकों का भी कल्याण हो और जो उपभोक्ता वर्ग है उसका भी। अर्थव्यवस्थाओं में मानव उपभोक्ता और उत्पादक हैं, समाजों में भी नागरिक हैं। उपभोक्ताओं की तुलना में नागरिकों के पास जरूरतों का एक व्यापक सेट है। प्रतियोगिता को रोकना चाहिए, प्रगति के लिए सहयोग आवश्यक है। डार्विनियन प्रतियोगिता में विश्वास केवल योग्यतम के लिए अस्तित्व के साथ आधुनिक समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के कई विकृतियों को रेखांकित करता है। स्कूल के बाद से बच्चों को प्रतिस्पर्धा करना सिखाया जाता है। साझा संसाधनों और साझा संसाधनों में सुधार 21वीं सदी में मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक हो गया है। बौद्धिक संपदा जनता की है, पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। हम ज्ञान के युग में जी रहे हैं। जिस तरह अधिक भूमि के स्वामित्व वाले लोगों के पास पहले अधिक शक्ति हुआ करती थी, अब ज्ञान रखने वालों के पास बाकी की तुलना में अधिक शक्ति और धन है। प्रौद्योगिकियों के सार्वजनिक स्वामित्व के लिए और उनके उपयोग के नियमन के लिए नए संस्थानों को विकसित करना अनिवार्य है। 2008 का वित्तीय संकट प्रणाली में तरलता का संकट था। सिस्टम में अधिक ईंधन डालकर रिकवरी हासिल कर ली गई, तब सिस्टम चालू हुआ। कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरियों का खुलासा किया है। टैंक में ईंधन डालना पर्याप्त नहीं होगा, वाहन को फिर से डिजाइन करना होगा।
जबकि वैश्विक रूप से स्पष्ट रूप से राहत और वसूली पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह लचीलापन के लिए डिजाइन करने का समय है। अर्थव्यवस्थाओं और व्यापारों और हमारे जीवन का नया स्वरूप उद्देश्य के बारे में सवालों के साथ शुरू होना चाहिए। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है? व्यवसायों और अन्य संस्थानों का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जरूरत है और किसकी जरूरत है? संस्थाएं और हम में से प्रत्येक हमारे अस्तित्व को पूरा करते हैं। अगला आर्टिकल है द हिंदू का डेंजरस ड्रिफ्ट, और ऐसा ही एक आर्टिकल हिंदुस्तान में भी दिया है। तो आइए दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के रूप में सबसे बड़े मानवीय संकट से जूझ रही है, तब भी आतंकवाद में कोई कमी नहीं दिख रही। तनावग्रस्त इलाकों में दहशतगर्दों से सुरक्षा बलों की जंग पहले की तरह जारी है। आलम यह है कि मार्च और अप्रैल महीने में सैनिकों के अलावा 100 से अधिक आम नागरिक आतंकी घटनाओं के शिकार बने। इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 अलग अलग घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की जान ली, तो बोको हरम ने चाड और नाइजीरिया में 130 से अधिक सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह की वारदात इराक, फ्रांस, माली जैसे देशों में भी हुई है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का सुरक्षा बल लगातार मुकाबला कर रहे हैं। बीते रविवार को ऐसी ही एक मुठभेड़ में एक शीर्ष अधिकारी सहित हमारे 5 जवान शहीद हो गए। संभवतः इन्हीं वजहों से सोमवार को गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जब दुनिया कोविड-19 से मुकाबला कर रही है तो कुछ लोग आतंकवाद जैसा वायरस फैलाने में व्यस्त हैं। देखा जाए तो यह एक मासूम उम्मीद है कि कोरोना काल में दहशतगर्द अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। आतंकवाद का अर्थ ही है निर्दोषों की जान लेकर आतंक फैलाना। अलबत्ता उनके लिए अभी ही सबसे मुफीद समय माना जाएगा, क्योंकि दुनिया की हर सरकार अपने अपने नागरिकों को जानलेवा कोरोना वायरस से बचाने में जुटी है। लिहाजा आतंकवाद से पीड़ित तमाम देशों के सामने अभी 2 तरफा चुनौती है। उन्हें आतंकवाद से भी लड़ना है और कोरोना से भी। भारत के लिए समस्या कहीं अधिक गंभीर है। हम अपने उस पड़ोसी देश से मानवता की उम्मीद लगाए बैठे हैं जहां की हुकूमत दशकों से आतंकवाद को खाद पानी देती रही है। पाकिस्तान की परछाई दक्षिण एशिया में ही नहीं, विश्व के तमाम आतंकी गतिविधियों पर देखी गई है। ईरान, अफगानिस्तान, भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप की आतंकी घटनाओं में भी वह शामिल पाया गया है। फिर भी तमाम देश पाक प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने में विफल साबित हुए हैं। आखिर क्यों? दरअसल इस्लामाबाद पर दबाव बनाने को लेकर दुनिया के हर देशों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। ये सीमाएं उन्होंने अपने अपने हित के हिसाब से तय की हैं। संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाएं भी इन्हीं सीमाओं से संचालित होती हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को 146 आतंकवादियों की सूची कार्रवाई के लिए सौंपी, मगर इनमें से सिर्फ 19 दहशतगर्दों के अपने यहाँ होने की बात उसने कबूल की। इसी तरह अपनी टेरर वॉच लिस्ट के 7600 में से 3800 नाम पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में बिना किसी औचित्य के हटा दिए। क्या यह हैरत की बात नहीं है कि उसकी खोखली दलीलों को दुनिया आसानी से मानती रही है? भारत अपने इस पड़ोसी देश से किस कदर परेशान है, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। यहाँ आतंकवाद एक ऐसा युद्ध बन गया है जो अनवरत चलता ही जा रहा है। ऐसे में यह सोच गलत है कि पाकिस्तान कोरोना संकट का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यह आतंकवाद के ट्रेंड को नजरअंदाज करने जैसा होगा। बेशक हंदवाड़ा की घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन यह कश्मीर में दहशतगर्दी में अचानक वृद्धि का संकेत नहीं है। यह सही है कि कश्मीर को समस्या बनाने के लिए पाकिस्तान वहां लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। यहाँ तो पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ा है। इस साल 3 मई तक यहाँ 105 जान गई थी, जिनमें से 74 आतंकी थे, 22 सैनिक और 9 आम नागरिक। पिछले साल से तुलना करें तो इस शुरुआती 4 महीनों में सुरक्षा बलों और आम लोगों की जान कम गई है। वर्ष 2019 में सुरक्षा बल के 26 जवानों और 14 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि इस दौरान 54 आतंकियों को मार गिराया गया था। जाहिर है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा बदला नहीं है, और जब
और जहां भी उसे मौका मिलेगा वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि हमें अपनी लड़ाई के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क हमारी यह जंग नहीं लड़ सकता, फिर चाहे वह सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ही क्यों ना हो। व्हाइट हाउस ने जिस तरह से अफगानिस्तान से पीछे हटने का फैसला किया, उससे ही साबित हो गया कि पाक प्रायोजित आतंकवाद से अमेरिका भी पार नहीं पा सका। इसलिए हमें हल्के फुल्के सौंदर्यात्मक उपायों से बचना चाहिए। जरूरी यह है कि यहाँ आतंकवाद का बीजारोपण हो रहा है, वहाँ लगातार कार्रवाई की जाए। महज एक बालाकोट से हमें कुछ नहीं हासिल होगा। हमें समझने की जरूरत है कि पहल हमें करनी होगी। जवाब कार्रवाई की बजाय हमें अपनी क्षमता बढ़ाकर दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। अगर हम अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे की रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे। षड्यंत्रकारियों का निशाना बनने के बाद जवाबी कार्रवाई करना सामरिक दृष्टि से बहुत बेहतर रणनीति नहीं मानी जाती। अफसोस, लगातार होते आतंकवादी हमलों के बाद भी हम कोई ऐसी रणनीति नहीं बना सके। अब तक की तमाम सरकारों ने मानो एक अनकही चुप्पी ओढ़ रखी है। यही कारण है कि पाकिस्तान पर हम प्रभावकारी दबाव नहीं बना पाते। आतंकवादी फैलाने के नाम पर उससे संबंध तोड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उससे रिश्ते सामान्य बनाने की ओर बढ़ जाते हैं। यह परंपरा टूटनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से बेशक आतंकवाद का समूल अंत नहीं हो, लेकिन हम अपना घर काफी हद तक बचा सकते हैं। क्या इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी? एक और आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड में, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का समय। वर्ष 2016 में ऐतिहासिक संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी की शुरुआत की दिशा में पेशकदमी हुई थी। इसे एक बड़ा समझौता करार दिया गया था। इसके तहत राज्य वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े कर पर अपनी विशिष्ट संप्रभुता त्यागने के लिए तैयार हो गए। इसके बदले उन्हें केंद्र सरकार की ओर से संवैधानिक आश्वस्ति प्रदान की गई कि वह 5 साल तक जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण उनको होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। जब जीएसटी संग्रह के आंकड़े सामने आए तो पता चला कि राज्यों का भय निर्मूल नहीं था। यह सही है कि अधिकांश राज्यों को केंद्र की ओर से क्षतिपूर्ति मिल रही है, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्षतिपूर्ति का निर्धारण वित्त वर्ष 2015-16 के संग्रह पर आधारित है और इसमें साल दर साल 14% की वृद्धि होने की बात कही गई है। ऐसे में राज्य नुकसान की पूर्व शर्त होने के कारण केंद्र उस नुकसान की भी पूरा गारंटी देता है जो राज्यों को उनके राजस्व संग्रह का अनुमानित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने से होता है। कर राजस्व में 14% की वार्षिक वृद्धि बहुत ज्यादा है। बिना कोविड-19 संकट के भी इसे हासिल करना आसान नहीं होता। चाहे जो भी हो, तमाम आधिकारिक आश्वासन पूरे किए जाने चाहिए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति में 20,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि संवैधानिक गारंटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। केंद्र पर पड़ रहे बोझ को देखते हुए कहा जा सकता है कि मौजूदा स्वास्थ्य संकट एक अवसर देता है जब हम जीएसटी नीति के डिजाइन पर एक नए सिरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों को इसमें शामिल करना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि नीतिगत वजह से नहीं बल्कि राजस्व में भारी बढ़ोतरी के कारण इसे बाहर रखा गया है तो यह चिंता बेमानी है। मौजूदा डिजाइन में संविधान केंद्र और राज्यों को यह अनुमति देता है कि वे जीएसटी के अलावा क्रमशः उत्पाद शुल्क और बिक्री कर लगा सकते हैं। ऐसे में राजस्व में कमी की दिक्कत को ऐसे अतिरिक्त कर लगाकर पूरा किया जा सकता है और इस दौरान जीएसटी व्यवस्था में शामिल होने में भी कोई बाधा नहीं होगी। केवल इस एक कदम से विमानन और परिवहन उद्योग को गति मिल जाएगी। इसके अलावा वे विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रभावित होंगे जिनमें जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल होता है। तकनीकी तौर पर तो पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य विनियमित हो, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि सरकार इनका मूल्य तय करती है। ऐसा इसलिए कि इन पर कर लगाने का अधिकार तो सरकार के पास ही है। ऐसे में कच्चे तेल में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता। पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी कर के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि यह राजस्व हासिल करने और राजकोषीय घाटा को कम करने में मदद करता है। दलील यह है कि उच्च कर से इसकी खपत को हतोत्साहित किया जाता है। दूसरी दलील
बहुत विश्वसनीय नहीं है। हालांकि उच्च कराधान के पक्ष में अन्य आर्थिक और पर्यावरण संबंधी दलील हो सकती है। बड़े देशों ने इस समस्या का हल कार्बन टैक्स के रूप में निकाला है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में रखना संवैधानिक है क्योंकि इसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त कर की अनुमति है। सरकार के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या वह आर्थिक स्थिति में सुधार के इस माहौल में अतिरिक्त शुल्क लगा सकती है। जहां तक आवश्यकता वृद्धि को महत्व देने की है तो मामला केवल जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शुल्क औद्योगिक उपभोक्ताओं और आम परिवारों के बजट को एक समान रूप से प्रभावित करता है। कहा जा सकता है कि पात्र नागरिकों को प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण के जरिए बचाया जाएगा, जबकि अन्य लोग राशि चुका सकते हैं। यह दलील नाकाम हो जाती है क्योंकि पेट्रोलियम कर ढांचा गैर किफायती है। खास तौर पर मौजूदा आर्थिक माहौल में इस पर नए सिरे से नजर डालनी चाहिए। गत सितंबर में सरकार ने कारपोरेट कर दरों में कटौती की थी। यह बेहतर कदम था, लेकिन इससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बल नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले ही तनाव में थी, ऋण में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और विनिर्माण ठहरा हुआ था। वक्त का तकाजा है कि खपत में इजाफा किया जाए। इस पहेली का एक और पहलू है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि राजकोषीय प्रोत्साहन का विस्तार भविष्य में भी जारी रहेगा। अगर पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर लगता रहा और ऋण व्यवस्था सुचारू न होने से किफायत की कमी बनी रही तो हमें तय लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार पर प्रोत्साहन का बोझ यकीनन राज्यों के लिए लाभप्रद होगा, बशर्ते भी पेट्रोलियम उत्पादों पर मौजूदा कर ढांचे को बरकरार रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक हालात बहाल करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन कर संग्रह के रूप में बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों पर मौजूदा कर नीति यकीनन आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी। वहीं यदि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी श्रृंखला में शामिल होंगे तो राज्य जीएसटी परिषद के अधीन समन्वित ढंग से कदम उठाएंगे। इससे जीएसटी सुधार प्रभावित नहीं होंगे। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने और अधूरे सुधारों को अंजाम देने से जीएसटी संग्रह में सुधार होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति गति पकड़ेगी। ऐसे में जीएसटी की मध्यम स्तर की दर कम करने की गुंजाइश बनेगी क्योंकि खपत बढ़ेगी। कुल मिलाकर बिना मौजूदा प्रभावी दरों में किसी तरह का हस्तक्षेप किए जीएसटी ढांचे को अपनाया जा सकता है, लेकिन साथ ही प्रोत्साहन का इस्तेमाल करके राज्यों को साथ भी लाया जा सकता है। उन्हें क्षतिपूर्ति की आधिकारिक आश्वस्ति तो है ही। यदि राज्यों को केंद्र के प्रोत्साहन और खपत के उच्च आर्थिक गतिविधियों के साथ तेज वृद्धि हासिल करने के लिए जीएसटी सर्वाधिक वांछनीय है। यदि जीएसटी परिषद इस दिशा में आगे बढ़े और राज्य इसका समर्थन करें तो यह सच्चा सहकारी संघवाद होगा। एक और आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। इंडियन नेवी ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। नेवी के वॉरशिप जलवाष्प और वॉरशिप मगर मालदीव के माले पोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। भारतीयों को लाने के लिए अभियान का पहला फेज यहीं से 8 मई को शुरू होगा। इन्हें कोची लाया जाएगा। तो आज तक के लिए इतनी ही न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट थी आज के समाचार पत्रों में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।